हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क का एडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड एक्यूरेटली। ऑप्शन बी, डिलीवर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, O2 is delivered quickly for short periods. ऑप्शन डी, प्रोवाइड मॉडरेट टू हाई डेंसिटी एरोसोल। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डिलीवर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन। वेंचुरी मास्क जो होते हैं उसके वॉल्व के कलर के हिसाब से उसका FiO2 और O2 जो डिलीवर करता है वो अलग अलग होता है, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट ब्लू कलर का है जिसका FiO2 24% है। उसके बाद आता है व्हाइट कलर का जो कि 28% है। फिर आता है येलो कलर 35%, रेड कलर 40% एंड ग्रीन कलर 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअली फर्स्ट सिम्टम ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का सबसे फर्स्ट सिम्टम्स कौन सा होता है? ऑप्शन ए, चेस्ट पेन और पाल्पिटेशंस। ऑप्शन बी, जॉइंट पेन एंड फीवर। ऑप्शन सी, झरकी अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स। ऑप्शन डी, रशेस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जॉइंट पेन एंड फीवर। जॉइंट पेन और फीवर जो होते हैं वो टिपिकली फर्स्ट सिम्टम्स है रूमेटिक फीवर डिजीज कंडीशन के अंदर। जॉइंट पेन हमें यहाँ पर एक जॉइंट में या एक से अधिक जॉइंट में सडनली पेन होने लगता है, ऐसा पेशेंट का कंप्लेन होता है। और जब हम टच करते हैं तो टेंडरनेस भी फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which finding would the nurse expect in a 7-month-old infant admitted to the hospital with a tentative diagnosis of bacterial meningitis? एक 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। यहाँ पर ऐसी कौन सी फाइंडिंग होगी जिससे कि हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका टेंटेटिव डायग्नोसिस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड ग्लूकोज इन CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑप्शन बी, बल्जिंग फोंटानेल। ऑप्शन सी, लो पिच क्राई। ऑप्शन डी, एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल काउंट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बल्जिंग फोंटानेल, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जिसके अंदर की सेकेंडरी टू ICP इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें इन्फेंट के अंदर बल्जिंग फोंटानेल देखने को मिलेगा। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वहां पर अगर हम CSF का एग्जामिन करेंगे तो ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है, ना कि इंक्रीज। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं होगा। वहीं अगर क्राई की बात की जाती है तो लो पिच क्राई नहीं होता है, हाई पिच क्राई देखने को मिलता है। बात की जाए अगर WBC काउंट की तो एलिवेटेड होती है, लेकिन एलिवेटेड किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर हो सकती है, जो कि यह इंडिकेट नहीं करता है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, K-bind इज गिवन फॉर पेशेंट विथ। K-bind हम किस तरह के पेशेंट में देते हैं? ऑप्शन ए, हाइपरनेट्रेमिया। ऑप्शन बी, हाइपोनेट्रेमिया। ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन डी, हाइपोकैलेमिया। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर K-bind दिया जाता है। अब यह K-bind जो होता है वो काम किस तरह से करता है? पोटेशियम बाइंडर्स जो होते हैं वो बॉवल के अंदर जाकर जो एक्स्ट्रा पोटेशियम होता है उससे बाइंड हो जाते हैं, और यह जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है वह स्टूल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट के अंदर K-binder यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the nurse prepares to assist the physician during the client's examination. If the physician wants to check the client's intraocular pressure IOP, which instrument should the nurse have available? एक नर्स है जो कि असिस्ट कर रही है फिजिशियन को ड्यूरिंग द क्लाइंट्स एग्जामिनेशन। अगर यहाँ पर फिजिशियन जो है वो यह चाहते हैं कि उन्हें IOP चेक करना है इस पेशेंट का, तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अवेलेबल होना चाहिए? ऑप्शन ए, स्पेकुलम। ऑप्शन बी, रेटाइनोस्कोप। ऑप्शन सी, ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्शन डी, टोनोमीटर। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, टोनोमीटर। ग्लोकोमा की जो कंडीशन होती है उसके अंदर हमें जो होता है IOP इंक्रीज्ड देखने को मिलता है। IOP जो होता है उसे मेजर करने के लिए टोनोमीटर जो होता है उसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आया है ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज जो होता है वो फंडस को व्यू करने के लिए और आई का जो बैक पोर्शन है उसको देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेटाइनोस्कोप। रेटाइनोस्कोप का यूज होता है विजुअल एक्यूटी मेजर करने के लिए और रिफ्रैक्टिव एरर को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद आता है स्पेकुलम। स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैविटी को वाइड करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 hour before surgery, the nurse instill eye drop as per the physician's order. The nurse should instill the eye drop into which part of the client's eye?
सर्जरी से 1 घंटे पहले नर्स जो है वो क्लाइंट को एज पर फिजिशियन ऑर्डर इंस्टिल करती है आई ड्रॉप्स। हमें यहाँ पर यह पूछा गया है कि आई ड्रॉप्स जब हम इंस्टिल करते हैं तो क्लाइंट्स की आई के कौन से पार्ट में किया जाता है। ऑप्शन ए इन द लोअर कंजक्टाइवल सैक, ऑप्शन बी एट द इनर कैंथस, ऑप्शन सी एट द आउटर कैंथस, ऑप्शन डी ऑनटू द कॉर्निया। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए। आई ड्रॉप जब हम इंस्टिल करते हैं तो उसे लोअर कंजक्टाइवल सैक के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। हम इसे कॉर्निया के अंदर एडमिनिस्टर नहीं करते हैं क्योंकि कॉर्निया के अंदर अगर एडमिनिस्टर किया तो यह डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ ही रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग भी देखने को मिलती है। इनर कैंथस में भी इसे नहीं एडमिनिस्टर किया जाता है क्योंकि इनर कैंथस में दिया तो वहां से जो होता है सिस्टमेटिकली एब्सॉर्ब हो सकती है। आउटर कैंथस में भी हम नहीं इंस्टिल करते हैं क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आईज के अंदर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आई ड्रॉप जब भी आप इंस्टिल करें तो लोअर कंजक्टाइवल सैक के अंदर ही इंस्टिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज टू टेस्ट ए क्लाइंट्स हियरिंग एक्यूटी। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज में लिया जाता है क्लाइंट्स की हियरिंग एक्यूटी को टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी ट्यूनिंग फॉर्क, ऑप्शन सी रिफ्लेक्स हैमर, ऑप्शन डी ओटोस्कोप। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ट्यूनिंग फॉर्क। अगर क्लाइंट्स का हियरिंग एक्यूटी टेस्ट करना है तो उसके लिए ट्यूनिंग फॉर्क यूज में लिया जाता है। हमने 2 तरह के टेस्ट भी पढ़े, वेबर टेस्ट और रिंडी टेस्ट, जो कि ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से किए जाते हैं। इसके बाद स्टेथोस्कोप दिया गया है यहाँ पे। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है बॉडी साउंड्स को ऑस्कल्टेट करने के लिए। रिफ्लेक्स हैमर जो है उसका यूज किया जाता है टू टेस्ट द डिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज। एक और चीज आई है यहाँ पर, वो है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप जो होता है उसका यूज किया जाता है एक्सटर्नल ईयर के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उनका इंस्पेक्शन करना हो तो ऑटोस्कोप यूज में लिया जाता है। कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, यह इमेज है हमारा ट्यूनिंग फॉर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स विच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन अगर हम देते हैं तो यह कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 100। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 16%। जब भी एनवायरनमेंट से हम इनहेल करते हैं एयर को तो उसमें ऑक्सीजन होता है 21%, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको एक्सहेल करता है तो O2 का परसेंटेज होता है उसमें 16.6% और 4.4% होता है उसके अंदर CO2। एक्सहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं तो 16% देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की। यह हम कब देते हैं? यह एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर दिया जाता है जहां पर कि हमारे पास ऑक्सीजन देने का कोई और मेथड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ओल्डर क्लाइंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विल ए सीवियर नोजब्लीड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग मोस्ट लाइकली कॉज्ड और कंट्रीब्यूट टू द क्लाइंट्स नोजब्लीड। एक ओल्डर क्लाइंट अराइव हो रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उससे सीवियर नोजब्लीड का कंडीशन है। हमें यहाँ पर जो डाटा दिया गया है उसके बेसिस पर कौन सी ऐसा डाटा है जो कि रीजन है हमारा और कंट्रीब्यूट करेगा क्लाइंट्स के नोजब्लीड के अंदर। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन ऑफ 18 ब्रीथ्स पर मिनट, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर ऑफ 200/104 mmHg, ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑरली, ऑप्शन डी पल्स रेट 74 बीट पर मिनट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर ऑफ 200/104 mmHg। क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है नोजब्लीड की। नोजब्लीड हमें तब देखने को मिलता है जब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप यहाँ ऑप्शंस पे देखेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यह दो है वो हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यह दोनों विद इन नॉर्मल रेंज दिए गए हैं। ऑप्शन सी जो है वो स्लाइटली लोअर है, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो नोजब्लीड का कहीं रीजन नहीं बनता है कि इसकी वजह से नोजब्लीड हो। हाइपरटेंशन जो है वो यहाँ पर नोजब्लीड का रीजन है। हाइपरटेंशन की वजह से जो होगी नेजल मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिजिशियन ऑर्डर्स ए कूलिंग ब्लैंकेट टू रिड्यूस द फीवर ऑफ ए पेशेंट विथ मेनिंजाइटिस व्हेन इंप्लीमेंटिंग डिसऑर्डर व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। एक मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के अंदर फीवर को कम करने के लिए फिजिशियन ने ऑर्डर किया है कूलिंग ब्लैंकेट। जब हम कूलिंग ब्लैंकेट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए प्लेस द कूलिंग ब्लैंकेट ऑन टॉप ऑफ द पेशेंट, ऑप्शन बी रैप द कूलिंग ब्लैंकेट इन अ लाइट क्लॉथ कवर, ऑप्शन सी एड नॉर्मल saline solution to the fluid chamber, ऑप्शन डी रिप्लेस क्लर्स्ड आई periodically as it melts।
करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रैप द कूलिंग ब्लैंकेट इन ए लाइट क्लॉथ कवर। पेशेंट्स की स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो होता है ब्लैंकेट और पेशेंट के बीच में एक लाइट क्लॉथ कवर जो होता है उसे यूज में लेते हैं। इसके बाद जो होता है प्लेस द कूलिंग ब्लैंकेट ऑन टॉप ऑफ द पेशेंट नहीं बल्कि अब बीनेथ द पेशेंट यूज में लिया जाता है। कूलिंग ब्लैंकेट के अंदर ना तो नॉर्मल सलाइन यूज में आता है और ना ही आइस यूज में आता है। यहाँ पर जो होता है वो चिल्ड डिस्टिल वाटर जो होता है उसे यूज में लेते हैं।